बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान नड्डा संगठन की बैठक में होंगे शामिल। कई अहम कार्यक्रमों में करेंगे प्रतिभाग। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा माह का किया शुभारंभ। लगभग 56 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम ने कहा, सड़क पर यातायात नियमों का करे पालन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन में की गई बैठक। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में किया गया विचार विमर्श। बैठक में सीएम योगी रहे शामिल। यूपीडा सीईओ अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। यूपीडा के सभी आला अधिकारियों के साथ निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया है। साथ ही लगभग 56 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही कहा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सड़क पर यातायात नियमों का भी पालन करें। साथ ही क्या कुछ कहा है सीएम योगी जी ने, सुनिए। सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री एस.सी. अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत कुमार सहगल जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर.के. सिंह जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी, परिवहन आयुक्त धीरज साहू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन विभाग के और गृह विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, एक माह का सड़क सुरक्षा का यह अभियान प्रारंभ करने के लिए मैं परिवहन विभाग, गृह विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं, एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हरेक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी 2021 तक अनवरत अलग अलग कार्यक्रमों के साथ
न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अंतर विभागीय समन्वय इस पूरे कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा को रोकने का काम केवल ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। ये केवल पुलिस विभाग या परिवहन विभाग तक ही सीमित नहीं है। इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए विभाग भी इसके साथ सहभागी हैं। स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का हम विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें, यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह उसी क्रम का एक हिस्सा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के जो कुछ कारक हैं, इस पे पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काफी प्रयास किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करने की दृष्टि कि सड़क इंजीनियरिंग में अगर कहीं कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का कार्य सड़क निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, लोक निर्माण विभाग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, वे उस इंजीनियरिंग की कमी को दूर करते हुए उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके या उन स्थलों को चिन्हित करके जो दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थल हैं, उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण वहां पर दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। इसके साथ ही सड़क के नियमों का पालन न करने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। रॉन्ग साइड जाना, हाई स्पीड के साथ, ये जानते हुए भी कि यह सड़क इतनी अधिक स्पीड के साथ चलने में सुरक्षित नहीं, इसके बावजूद लोग चलाते हैं और दुर्घटना का कारण बनता है। या किसी हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से बनाए गए कट भी दुर्घटना के कारण बनते हैं। बहुत बार स्पीड इतनी अधिक होती है कि अचानक टर्न लेना पड़े, गाड़ी उसमें पलटती है, तब भी दुर्घटना का वो कारण बनता है। और सामान्य जीवन में भी आप देखते होंगे, शराब पी के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या एसएमएस उस समय चेक करना, कोई मैसेज आया है उसको चेक करने का प्रयास करना, या हम 4 पहिया वाहन में हैं और बिना बेल्ट के हम लोग वाहन में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, यानी कारण छोटा सा है, लेकिन उस कारण छोटे से कारण की अनदेखी करने का दुष्परिणाम क्या होता है? दुर्घटना बड़ी हो जाती है और उस बड़ी दुर्घटना की कीमत समाज को चुकानी पड़ती है, परिवारों को चुकानी पड़ती है। 2 पहिया वाहन से लोग जाते हैं, बिना हेलमेट पहने ही निकल पड़ते हैं, वह गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाता है। इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा से संबंधित इन सभी उपायों का पालन करने के लिए प्रेरित करना, यह एक अभियान आप देख रहे होंगे पिछले 1 वर्ष से लगातार हर एक स्तर पर चल रहा है। सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में एमपी एक्ट के अंतर्गत भारी जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता के भी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।
आज का एक कार्यक्रम इसी कड़ी का एक हिस्सा है। परिवहन विभाग, परिवहन से संबंधित जितने भी वाहन हैं, साधन हैं, इन सब के अक्सर आप देखते होंगे कि नशे में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होता है, लेकिन लोग फिर भी चलाने का प्रयास करते हैं। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग इस बात को देखता है, रोकने का प्रयास करता है। इस पर निरंतर एक अभियान चल रहा है। या परिवहन निगम में या अन्य वाहनों में आप देखते होंगे, हैवी वाहन में बार बार हेल्थ चेकअप नियमित न होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठ करके गाड़ी को चला रहा है, ट्रक चला रहा है। स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का कारण बनेगा। नियमित हेल्थ चेकअप की एक व्यवस्था की जा सके। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वे वाहन न चलाएं, और ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या सेंटर के माध्यम से ये चेक करना कि वह वास्तव में इस योग्य है कि नहीं है, कि लाइट व्हीकल को, हैवी व्हीकल को चलाने की क्षमता उसमें है या नहीं है, उस प्रकार की दक्षता है या नहीं है। इन सब को देखने के लिए भी उस प्रकार के ट्रैक का निर्माण करना, उसकी ट्रेनिंग को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इनके बारे में उसको जागरूक करना, ये सभी कार्यक्रम इसी के पार्ट बनाए गए हैं। और इसलिए 1 माह तक चलने वाला यह विशेष सड़क सुरक्षा का अभियान प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से आज यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, गृह विभाग को और सभी संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक कार्यक्रम चले। हर जिले के अंदर जिलाधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पहले स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सड़क सुरक्षा के बारे में वहां पे कुछ उनके बीच में कार्यक्रम होते थे, बताए जाते थे हमें कैसे चलना है, सड़क पे चलना है, कहां पे सड़क पार करनी है, कैसे सड़क के नियमों का पालन होता है, वाहन चलाते समय अपनी दिशा का ध्यान रखने का प्रयास कैसे होना चाहिए, इस सभी बातों को ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होती गई, वैसे वैसे उस ओर जो ध्यान और तेज और तीव्र होना चाहिए था, उस ओर हमने ध्यान देना बंद कर दिया। और उसका परिणाम दुर्घटनाओं पे लगातार जो समाचार हम लोगों को मिलते हैं, लगातार उस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आते हैं। केंद्र सरकार भी इसमें बहुत गंभीर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने स्वयं 1 माह के इस विशेष अभियान को चलाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों को कहा। और यही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। बराबर राज्य सरकारों से कहा जाता है कि आपके यहां सड़क सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और किस प्रकार से सरकारें इसके बारे में स्वयं भी जागरूक है। ये उन चिंताओं को व्यक्त करती हैं जो वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी चिंता के रूप में हम सबके सामने आती हैं। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से कहूंगा कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से जिन विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई है, वे सभी विभाग अपने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए अगले 1 माह तक के लिए जिन जिन कार्यक्रमों को, जिन विभागों को संपन्न करना है, उन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में अपना योगदान देंगे ही। 1 माह यानी 20 फरवरी को जब यह कार्यक्रम संपन्न होगा, इसके बाद फिर अलग अलग विभागों की समीक्षा और किन विभागों ने इस दिशा में कैसा प्रयास किया है, जिससे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हम लोग प्रत्येक नागरिक की जो अमूल्य जान है उसको बचाने में हम लोगों को निर्णायक सफलता प्राप्त हो पाएगी। इस दृष्टि से इसकी समीक्षा इसके उपरांत भी हम विभाग
एक साथ करेंगे और उस समय इस बात को देखेंगे कि किस विभाग के जिम्मे कौन सा कार्य था, उन्होंने कितनी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैंने इस कार्यक्रम के पहले जब विभागीय बैठकें ली थी तो मैंने उस समय इस बात को कहा था कि पहला एक सप्ताह तो हमारा कार्यक्रम जागरूकता का होना चाहिए, व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम। और व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के बाद जब हम लोग इस बारे में देखेंगे कि हर नागरिक के पास इस बात की जानकारी हो चुकी है, तो इसके बाद फिर हमें इन्फोर्समेंट की ओर जाना चाहिए, फिर कार्रवाई की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर इस सब के बावजूद भी लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट का पालन नहीं करते, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, शराब पी के गाड़ियां चला रहे हैं, अपने वाहन चला रहे हैं, या अन्य कहीं पे किसी हाईवे एक्सप्रेस वे पे अवैध कट से यात्रा जबरन मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या हाई स्पीड के साथ चल करके दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, उन स्थितियों में फिर वहां पर एनडी एक्ट के अंतर्गत और अन्य जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई करने के लिए भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जागरूक करना ये प्राथमिक चरण का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही हर व्यक्ति को स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए और आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भी उतना ही जागरूक होना होगा। इसमें हम लोग इसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई को करेंगे। मुझे आज चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आज जन जन की समृद्धि और विकास का प्रतीक बनकर उभर रहा है उत्तर प्रदेश। 8 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है, जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। सरकार की कुशल नीतियों और सशक्त कार्य प्रणाली के कारण प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत मुहिम के तहत समूची सरकारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर सरकार ने प्रदेशवासियों के हृदयों में विश्वास की लौ प्रज्वलित की है। प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में निवेशकों और सरकार के बीच प्रदेश की उन्नति के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। पूरा सब सड़क बनवा दी, बढ़िया पैकादा। सरकार द्वारा जो भी हमको सुविधा मिल रही है वो सारी सुविधाएं हमको अच्छे से मिल रही हैं। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हम युवाओं के लिए, हमें रोजगार मिला है। पूरे प्रदेश में रोजगार की एक नई लहर उत्पन्न हुई है। प्रदेश में स्थापित नई इकाइयां, जहां 33 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, वहीं 8 लाख नई MSME इकाइयां शुरू होने से 52 लाख श्रमिकों को काम मिला है। प्रदेश सरकार के जन समर्पण से उत्तर प्रदेश एक उज्जवल भविष्य की राह पर अग्रसर हो रहा है। For receiving this award for being the best channel head of the year. पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम के मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके 7-10 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान जेपी नड्डा संगठन की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही कई अहम कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। आपको बता दें, नड्डा 22 जनवरी को लखनऊ में
सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर है उत्तर प्रदेश के। साथ ही जेपी नड्डा संगठन की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में जेपी नड्डा शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है जेपी नड्डा, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही नेता वर्ग के साथ बैठक भी करेंगे और बैठक में क्या कुछ मुद्दा निकल करके आता है ये अहम हो जाता है। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के। साथ ही यहां पर जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों को संबोधित भी करेंगे। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहा है, विधान परिषद चुनाव, और इसी बीच जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपको बता दें कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा और जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां पर सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। आपको बता दें कि अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। साथ ही और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंजलि जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अंजलि, आप ये बताइए कि जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जी हाँ मोदी जी, मैं आपको बता दूं अधिक जानकारी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का गुरुवार से शुरू हो रहा है पहला 2 दिन लखनऊ दौरे में प्रदेश में न सिर्फ संगठन और सरकार के पेज कसेंगे, बल्कि पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2022 मिशन विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो खास बातचीत कर सकते हैं। वहीं लखनऊ प्रभाव में वे अलग अलग फोरम पर काम करेंगे और लोगों से लेकर समाज की राय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले जो भी सब लोग उनके साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव तक का खाका भी वो खींच सकते हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों और सांसदों को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का मंत्र देने के साथ ही आम लोगों को फिलहाल यही है कि यूपी उत्तर प्रदेश में अभी विधान परिषद चुनाव भी चल रहा है और इसी के बीच जेपी नड्डा दौरे पर है, तो क्या कुछ मुद्दा निकल करके आता है ये अहम हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में राज्य स्तरीय आयोजन समिति की बैठक की गई है और इस अवसर पर राज्यपाल और सीएम योगी द्वारा संयुक्त रूप से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का विमोचन भी किया गया। आपको बता दें, बैठक में चौरी चौरा शताब्दी समारोह की कार्य योजना के संबंध में विचार विमर्श किया गया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कार्य योजना बनाकर चौरी चौरा शताब्दी समारोह को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। साथ ही कहा, ये आयोजन लोगों में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना को जगाने में सहायक होगा। खबरों में बढ़ते आगे, राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक होगी और बैठक में मंदिर की नींव के प्रारूप पर अंतिम मुहर लगाए जाएंगे। साथ ही राम जन्मभूमि परिसर के विकास की कार्य योजना को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि राम मंदिर की नींव की खुदाई 15 जनवरी से ही शुरू हो गई है। खबरों में बढ़ते आगे, अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा सीईओ अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है और यूपीडा के सभी आला अधिकारियों के साथ निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल इस